इस वक्त ईरान के हालात क्या हैं? कोई यहाँ पे जो है वो बंकरों में लोग नहीं बैठे हुए, ना ही शेल्टर्स में बैठे हुए। ईरान ने पहले दिन हमले के जवाब में 2000 मिसाइल मारे, तो आज सातवें दिन या आठवें दिन वो 20 मिसाइल मार रहा है, क्योंकि ईरान के पास अब असलहा खत्म हो रहा ईरान महीने की 100 मिसाइल्स तो बनाता ही बनाता है, ये तो इंटरनेशनल कंसेंसस है इस बात पे। लेकिन इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी जो कि कुछ लोगों को ही पता है, वो बहुत ज्यादा है। है। आपने ही अभी बताया कि इतना मजबूत अंडरग्राउंड सिस्टम है तेहरान के पास, जिन पर अगर ये अमेरिका या इसराइल अटैक करें तो उनके मिसाइल्स को नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो फिर खामनाई साहब कैसे शहीद हो गए? खामनाई साहब को कहा गया कि देखें, आपके ऊपर थ्रेट है, आयतुल्ला खामनाई के ऊपर थ्रेट है, आप बंकर में चले जाएं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल से जंग के दौरान मिडिल ईस्ट में कई अरब ममालिक को निशाना बनाया, तो क्योंकि वहाँ अमेरिकन बेसिस हैं इस बुनियाद पर। तो इस तरह तो फिर जब पाक भारत जंग हुई थी तो उसमें ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट दिया हुआ था, तो क्या पाकिस्तान भी ईरान के चाबहार पोर्ट को निशाना बना सकता था? कोई चाबहार पोर्ट जंग के लिए नहीं दिया होता। चाबहार पोर्ट की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ईरान की रिजीम चेंज से पहले बहरेन में रिजीम चेंज हो सकता है। इन्फॉर्मेशन तो वहां से लीक नहीं हो रही, लेकिन शदीद लड़ाई बहरेनी कर रहे हैं इस वक्त अपनी हुकूमत जो उनकी बादशाहत है उसके खिलाफ। ईरान ने तो सीरिया में लाखों मुसलमानों का कत्ल करवाया। हमास क्या शिया है? क्या फलस्तीनी शिया हैं? ये तो शिया नहीं है। ईरान ने उनको जबकि सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। ये जो बैठे हुए जिन्होंने शराब अड्डे खोले में कॉन्सर्ट कराते हैं वहां पे, ये कस्टोडियन है मदीना मुनव्वरा के, ये प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो अपनी बादशाहत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सबको पता है कि जनरल कानी जो हैं वो शायद कोई जासूस थे, उनको पकड़ लिया गया, उनको मार दिया गया। तो जनरल कानी कौन है और इस वक्त वो कहाँ है? जनरल कानी के ऊपर लोग जो कहते हैं कि जनरल कानी जो है वो जासूस थे, और क्यों कहते हैं वो, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो है वो सर्वाइव किए। ईरान वो मुल्क था जो इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराने में अमेरिका के साथ खड़ा था। भाई सपोर्ट तो सारा अरबों ने दिया था सद्दाम के खिलाफ। आप मुझे ये बताएं, ऑपरेशन फ्रीडम का बेस हेडक्वार्टर्स क्या था? प्रिंस सुल्तान एयरबेस हेडक्वार्टर्स था सद्दाम के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए। क्या वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं शुरू हो जाएगी आगे जाकर? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल ईरान कहता है और ईरानी कहते हैं कि हमारी जो इनकलाब आया वो आया ही इस वजह से है ताकि हम शैताने बुजुर्ग जो कि अमेरिका है और शैताने कुचिक जो इजराइल है उसको हम शिकस्त दे सके। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग को इस वक्त जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा रहा हूँ 7 दिन गुजर चुके हैं। इन 7 दिनों में दोनों जानिब से बहुत सारे क्लेम्स हुए। दोनों ने कहा कि हमने एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हकायक क्या हैं? क्या वाकई अमेरिका ने ईरान की मिसाइल और बहरी फौज को ख़त्म कर दिया है? क्या ईरान में रजीम चेंज होने जा रहा है, या फिर ईरान इस जंग को लंबे अरसे तक खींच सकता है? और वो लंबा अरसा कितना लंबा होगा? 1 साल, 2 साल या सिर्फ 6 महीने? दूसरी तरफ ईरान में रजीम चेंज हो या ना हो, एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा खित्ता है जहाँ पर ईरान से पहले रजीम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है? वहाँ के लोगों का मोराल अप है, डाउन है? वो बंकर्स में रहते हैं या वो वैसे ही आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस पॉडकास्ट में, वो भी एक्सक्लूसिव फ्रॉम ईरान, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं ईरान से ईरान के सहाफ़ी जॉन हुसैन। अच्छा जॉन भाई, ईरान में इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या वहाँ पैनिक है? क्या लोग छोड़कर भागना चाह रहे हैं? क्या जो बंकर्स होते हैं उसमें उनमें लाइफ गुजार रहे हैं? तो सिचुएशन जो इस वक्त ग्राउंड है पर है वो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया रजा, पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। ऑब्वियसली मैं ईरान में बैठा हूँ तो लोग कहेंगे कि शायद बायस से भी बात करेगा, लेकिन मैंने इस पे वीडियो मैंने डाली है, बाकायदा टाइम स्टैम्प्स के साथ डाली है, बता के डाली है कि आज 6 मार्च है, आज 5 मार्च है। मैं दिखा रहा हूँ पार्क में बच्चे जो हैं वो झूले झूल रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि जो लोग हैं रोडों पे किस तरीके से घूम रहे हैं। नॉर्मली दुकानों के अंदर जो है सामान भरा पड़ा है, अंडे, दूध, पानी, सब कुछ जो है, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, फल और फ्रूट्स की किसी की। कोई यहाँ पे जो है वो बंकरों में लोग नहीं बैठे हुए, ना ही शेल्टर्स में बैठे हुए, और बिल्कुल नॉर्मल के ही करीब सिचुएशन है। जाहिर है नॉर्मल तो नहीं कह सकते क्योंकि जंग तो हो रही है बहरहाल, लेकिन कोई ऐसा नहीं है क्योंकि पैनिक मचा हुआ है। और बिल्कुल हमले भी हुए हैं, बमबारी भी हुई है। यूएस और इसराइल ने काफी सारी जगहों पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी टारगेट किया है, एयर लॉन्चर्स पे भी टारगेट किया है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी टारगेट किया है, जब से 28 फरवरी से इन्होंने ये बुजदिलाना हमला शुरू किया। और उसके साथ देखें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, हवाई बातें आती हैं कि आयतुल्ला खामनाई जो थे वो बंकर में थे, या पहले भी कहते रहे रशिया में थे।
हम सब ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो वो अपने कंपाउंड में थे, जब पहला स्ट्राइक हुआ वो टॉमाहॉक से, उस कैरियर से, उसके बाद हमने देखा कि इधर बमबारी में 105 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, डैमेज किए हैं। और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे उन्होंने डबल टैप स्ट्राइक्स किए हैं। डबल टैप स्ट्राइक्स का मतलब ये है कि एक स्ट्राइक की, उसके बाद वेट किया, फिर दूसरी स्ट्राइक की, ताकि कंफर्मेशन जो हो वो उसकी कोई कंफर्मेशन लेने की कोई जरूरत ना पड़े। अस्यूम किया जाता है कि वहां पे टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो बड़ी बेदर्दी से मिनाब के अंदर आपने देखा 180 के करीब जो बच्चियां, छोटी बच्चियां एलिमेंट्री स्कूल की थी, किस बेदर्दी से अमेरिका ने वहां पे हमला किया। और मैं बता दूं 67 बच्चियां उसमें से ऐसी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही कि वो एग्जैक्टली किसकी बच्चियां हैं या किनकी बॉडीज उनको दी जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा म्यूनिशन उन्होंने यूज किया था। कहते हैं बेस था, ये था, ये सारे बहाने जो वो यूज करते हैं, कोई ऐसी बातें तो जाहिर है कोई यकीन नहीं करेगा जब गाजा में इन्होंने इतने बच्चों को कारपेट बॉम्बिंग के अंदर क्लस्टर वेपन्स और केमिकल वेपन्स के थ्रू इनको जो खून बहाया है। तो बिल्कुल ईरान के अंदर सिचुएशन बहुत खराब थी बम्बों के हवाले से। लेकिन बहरहाल रजा भाई, सवाल ये भी पूछना चाहिए कि ईरान ने क्या किया, क्योंकि उस फ्रंट पे आके वो कहते हैं कि ईरान तो कुछ भी नहीं कर रहा, एयर जी, मैं यही सुपीरियोरिटी भी हमारे पूछने वाला पास है। था कि जी जी, आप पूछें। जी, कि अमेरिका और इसराइल ने तो बहुत शदीद बमबारी की, और लाजमी सी बात है वो एटमी कुव्वतें हैं, उनकी फौज, उनके हथियार जदीद हैं। तो इसके जवाब में ईरान ने क्या किया ये भी बताइए। साथ में एक चीज और भी इसमें एक डिबेट छिड़ी हुई है कि ईरान के जो अटैक्स हैं वो ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं। यानी अगर ईरान ने पहले दिन हमले के जवाब में 2000 मिसाइल मारे, तो आज 7वें दिन या 8वें दिन वो 20 मिसाइल मार रहा है, क्योंकि ईरान के पास अब असलहा खत्म हो रहा है। इसमें कितनी हकीकत है? देखें, बेशक अमेरिका ने बाकी टारगेट किया, 1200 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, आपको पता है। ईरान ने जो इनको रिस्पांस दिया है वो मीडिया अंडर एस्टिमेट ही नहीं करता सिर्फ, बल्कि डिलिबरेटली पब्लिश नहीं करता, क्योंकि ये वॉर जो है वो सिर्फ समंदर जमीन या सॉरी समंदर जमीन या हवा में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि सोशल मीडिया पे और न्यूज पे भी लड़ी जा रही है। हम्म। ईरान के अगर हमलों की बात करूं, देखिए अमेरिका के क्लेम्स क्या थे। उन्होंने कहा कि हमने एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली है, अब जो है हमारा नेवी भी हमने उनकी खत्म कर दी है। जबकि आपको पता है कि अभी भी 22nd वेव्स, रजा 22nd वेव्स लॉन्च किए हैं ईरान ने। और ये जो कहते हैं कि मिसाइलें कम हो गई हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहा ईरान में बैठे हुए कि मिसाइलें कम हो रही हैं। बहरहाल प्रोडक्शन जो मोबाइल लॉन्चर्स की है बिल्कुल हुई है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खत्म नहीं किया गया। जो मोबाइल लॉन्चर्स है ईरान के, जो कि पोर्टेबल होते हैं, उनको कितना ही देर लगेगी नए ट्रकों के अंदर मिसाइलें लोड करके चलाने में, तो बिल्कुल उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन ईरान के पास देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी है और ऐसे बेसिस हैं, 6 तो नोन लोकेशंस हैं जो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज की हैं, और ये 6 सिर्फ नोन है, अननोन का नहीं पता। अच्छा। तो इसके अंदर, जी, जो इसके अंदर जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, जैसे कि सिमनान के अंदर है और सदर ईरान के अंदर बंदर अब्बास के पास है, ये फैसिलिटीज इतनी डेप्थ में है, 500 मीटर 600 मीटर की इनकी डेप्थ है कि GBU-57 बॉम्बर भी इनको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। उसकी रेंज भी 200 मीटर तक की होती है। और पहले भी उन्होंने फोर्दो के ऊपर जो ही मारा, तो बाद में इन्होंने फिर किया इकरार के नहीं, अभी भी मिसाइल प्रोग्राम जो बिल्कुल सेफ है और इनरिच यूरेनियम भी इनके पास मौजूद है। फ्रंटल नुकसान जो है वो थोड़ा सा हुआ था, अब वो मूव हो चुका है इस्फहान के अंदर, जो जो इनका स्टॉक पाइल है। तो ये सारी बातें ये लोग करते हैं। और लम्हा ब लम्हा मिसाइल स्ट्राइक्स यहाँ पे उड़ती हैं उन रेगिस्तानों के अंदर से। आप देखते हैं कि अंदर से जो है वो खुलता है ऊपर से शूट, और उसके ऊपर से मिसाइल जो है वो निकलते हैं। और इसके अंदर लोकेशंस अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं मारना जो है वो ईरान बंद हो गया है एयर सुपीरियोरिटी की वजह से, तो आप देख लें कि तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, एश्केलोन के अंदर, अशदोद के अंदर, एलियात के अंदर, हर जगह ईरान ने जो है वो बमबारी शदीद किस्म की है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जी। ये जो ईरान बमबारी कर रहा था अभी तक, ये अपने पुराना स्टॉक पाइल यूज कर रहा था। अच्छा। पहले दिन उन्होंने अपना पुराना स्टॉक पाइल यूज किया, बिल्कुल, क्योंकि काफी टाइम से ये, आप ये सोचें कि ईरान महीने की 1000 मिसाइल, सॉरी, ईरान महीने की 100 मिसाइल्स तो बनाता ही बनाता है, ये तो इंटरनेशनल कंसेंसस है इस बात पे। लेकिन इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी, जो कि कुछ लोगों को ही पता है, वो बहुत ज्यादा है। तो ये जितनी देर से जमा कर रहे हैं मिसाइलें, और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, ड्रोन भी बड़े खतरनाक हैं। हदीद 110 ड्रोन इनका बहुत खतरनाक है, शायद 139 बहुत खतरनाक है, ये अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो ये इतनी देर से जो जमा कर रहे हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि ना सिर्फ इसराइल के अंदर, बल्कि ये जो बेसिस हैं, मुसलमान ब्रादर ममालिक जो इसराइल के माशाल्लाह इतने करीबी दोस्त हैं, जिन्होंने गाजा के ऊपर सख्त कंडेमनेशन भी दी है OIC के अंदर, और 41 मुल्कों की फौज भी बनाई,
उनको आजाद कराने के लिए, लेकिन आजाद नहीं करा पाए। तो जो इनकी जो बेसिस इन्होंने अड्डे दिए हुए थे अमेरिका को, जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर जो इन्होंने हमले किए हैं ईरानियों ने, किसी का लिहाज नहीं किया। रेडार सिस्टम कुवैत के अंदर जो 1.1 बिलियन डॉलर्स का इनका रेडार का सिस्टम है, वो आपके सामने कंफर्मेशन भी है, और मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उस पर मैं बिल्कुल प्रूफ्स के साथ सारी चीजें डालता हूँ। रेडिली फैक्ट्स मैं डालता रहता हूँ उसके ऊपर, उस पर भी आप देख लीजिएगा, जो बातें मैं कर रहा हूँ उसको आप फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। कतर के अंदर अल उदैद के ऊपर इन्होंने एक सिस्टम, जो अर्ली मॉर्निंग सिस्टम था एयरक्राफ्ट का, 5,000 किलोमीटर की जिसकी रेंज थी, उसको तबाह कर दिया। वो खुद भी कबूल कर चुके हैं बाय द वे, क्योंकि जाहिर है सामने है सारी चीजें। दूसरा, यूएई के अंदर जो फैसिलिटीज थी, जो बेसिस थे, फुजैरा, जो अल जबल अली और दूसरे सारी जितनी भी इनके जितने भी एरियाज थे जिनके अंदर यूएस एसेट्स थे, उन सारे एसेट्स को इन्होंने टारगेट किया है। बहरहाल कितना वो सामने से कहते हैं कि इतनी मिसाइलों में, मैं आपको टोटल बता दूं कि इन सारे, बहरेन के अंदर एनएसए एक्टिविटी बेस है, उसके ऊपर इन्होंने शदीद बमबारी की और अमेरिका को अल्टीमेटली मूव करना पड़ा। कुवैत के अंदर के हालात आपके सामने। तो ये कहते हैं कि इन सारे हमलों में 80 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक मकामात पे हमले हुए हैं, 560 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एसेट्स को निशाना बनाया गया है, 1,000 के करीब ड्रोन्स और कई सौ मिसाइलें जो यूज हुई हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ 4 सोल्जर जो हैं इनके इंतकाम तक पहुंचे। अब सवाल ये है, किसी बच्चे से भी पूछें, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बंदा अभी तक टेल अवीव में, एक खातून जो है वो मरी है। हम्म। अब सवाल ये है कि अगर एक बच्चे से भी पूछें कि जब इतना सारा असला जाता है, भले वो इंटरसेप्शन जो भी वो कह रहे होंगे हुआ है नहीं हुआ, वीडियोस तो आपके सामने है, अगर इतना असला जाता है और हिट करता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ हो? जाहिर है नुकसान तो हुआ है, वो छुपाते हैं। कल जो मारा है बसरा के ऊपर, इसकी क्लियर फुटेज भी दी, और मारने के फौरन बाद और वीडियो रिलीज करने से पहले और अमेरिका के कबूल करने से पहले कहा कि हमने अमेरिका का तैयारा जो है वो गिरा दिया है बसरा के पास, बसरा के बॉर्डर पे। ठीक। इराकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और जो ईरानी जो ग्रुप्स हैं, पुलिस भी, उनको उसको ढूंढने के, और वीडियो आपके सामने मौजूद है। तो ये भी अजम्पशंस बहुत सारे दिए जाते हैं ताकि वॉर को किसी तरीके से स्पिरिट के सेंस में पार्टीज को डीमोटिवेट किया जाए, या पार्टीज को जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए ईरान के डायनामिक्स के हिसाब से या हवाले से। आपने ही अभी बताया कि इतना मजबूत अंडरग्राउंड सिस्टम है तेहरान के पास, जिन पर अगर ये अमेरिका या इजराइल अटैक करें तो उनके मिसाइल्स को नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो फिर खामनाई साहब कैसे शहीद हो गए? खामनाई साहब को इन्होंने, जो 1 साल से इन्होंने नजर रखी हुई थी, सिक्योरिटी जो सर्वेलेंस है, सिस्टम है, नेटवर्क है, उसको हैक किया हुआ था, और उसके थ्रू ये सर्वेलेंस कंडक्ट करते थे। उसके साथ साथ ऑफिशियल्स की जो पहले सर्वेलेंस होती थी वो इस तरीके से होती थी कि इनके जो फोन्स थे वो हैक हुए हुए थे। वॉर के बाद, और जो 12 दिन की जंग थी इसराइल का, उसके बाद फोन्स आप कैरी नहीं कर सकते। ये वाले जो फोन्स हैं टेक्नोलॉजी के, जो जीपीएस वाले, जो आपको पिन पॉइंट लोकेशन बता दें, वो वाले नहीं, दूसरे फोन्स आपको दे देंगे, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। वहां से जाहिर है वो नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी कैमरास हैक हुए हुए थे। और खामनाई साहब को इन्होंने, जब खामनाई साहब की ऐसा भी नहीं कि कोई खुफिया मूवमेंट हो ऑफिस और ऑफिस से घर, कोई इतना उनका मूवमेंट भी नहीं था। खामनाई साहब को कहा गया कि देखें आपके ऊपर थ्रेट है, आयतुल्ला खामनाई के ऊपर थ्रेट है, आप बंकर में चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं कैसे बंकर में जा सकता हूं, मेरी 9 करोड़ की आवाम बाहर घूम रही है, मैं कैसे चला जाऊं बंकर में, और ये जिंदगी जो है वो मेरी खुदा की अमानत है, कोई बात नहीं, जो भी है देखा जाएगा। देखिए अंदर की बात बताऊं, खामनाई साहब ने सारे कमांडर्स को बुला के पहले से बता दिया था कि अगर खत्ते किरमिज पार होती है, खत्ते किरमिज ये नहीं कि खामनाई साहब को शहीद कर दें, क्योंकि पता था कि खामनाई साहब को निशाना बनाया जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत है। अगर खत्ते किरमिज जो पार होती है, तो आपने किस तरीके से जो है वो हमले करने, या कहाँ कहाँ सारे टारगेट सेट कर दिए थे। और टारगेट्स जो मुस्बत टारगेट्स हैं वो तो इसराइल और अमेरिका है, लेकिन कहा था कि जो भी आपकी जो रेड लाइन है उसको अगर क्रॉस होता है तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। अब इसके अंदर ये नहीं है कि जिन मुल्कों के ऊपर अटैक्स हुए हैं वो डेफिनेटली आयतुल्ला खामनेई ने पहले से बता दिया था कि इन पे होगा, ऐसा नहीं है। मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया है इस जंग में। एक पॉलिसी है कि जितने भी मुल्क इस जंग के अंदर आएंगे अमेरिका को सपोर्ट करने, अपने बेसिस देके या अपनी फैसिलिटीज देके, उन सारे मुल्कों के अंदर उन बेसिस और एसेट्स को टारगेट किया जाएगा, चाहे वो जो भी मुल्क हो, चाहे वो तुर्की हो, इंडिया, जो भी मुल्क हो, इट डज नॉट मैटर। तो अच्छा, बिल्कुल जॉन एक भाई, क्लियर। यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये एक बहस चल भी रही है हमारे मुल्क में भी, कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल से जंग के दौरान मिडिल ईस्ट में कई अरब ममालिक को निशाना बनाया। तो क्योंकि वहाँ अमेरिकन बेसिस हैं,
इस बुनियाद पर। तो इस तरह तो फिर जब पाक भारत जंग हुई थी तो उसमें ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट दिया हुआ था, तो क्या पाकिस्तान भी ईरान के चाबहार पोर्ट को निशाना बना सकता था? नहीं, ये तो सारी खैर बातें, ये वही लोग बातें करते हैं जो कहते थे अमेरिका और ईरान एक साथ हैं, कभी भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब सबको पता है ये बातें हैं। कोई चाबहार पोर्ट जंग के लिए नहीं दिया होता। चाबहार पोर्ट की कहानी मैं आपको बताता हूँ। चाबहार पोर्ट पे जाने से पहले, इस प्रोजेक्ट में आने से पहले, इंडिया के आने से पहले, आयतुल्ला खामनेई ने हमेशा से बोला हुआ है कि प्रायोरिटी फर्स्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान से पूछो। इन्होंने गैस पाइपलाइन भी बिछा के रखी, कितने सालों से गैस पाइपलाइन बिछा के रखी। बोला यार हमसे आप गैस ले लो, सस्ती गैस, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बोला तेल ले लो हमसे, हम आपको डिस्काउंट पे तेल देंगे। आपका यहाँ पे 15 रुपए लीटर पेट्रोल है, खारजियों के लिए भी, ईरानियों के लिए तो और सस्ता है, 8-10 रुपए। तो बोला पेट्रोल ले लो आप हमसे, मना कर दिया। साथ ही साथ गवादर के अंदर जब ये प्रोजेक्ट में सीपैक में आ रहे थे तो ईरान ने अपने आप को ऑफर किया कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली उस पर मना कर दिया, और चाइना की भी यही ख्वाहिश थी कि ईरान भी इस मामले में आ जाए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने मना कर दिया, और इंडिया के साथ की सिर्फ इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर इंडिया के साथ इनकी कोलैबोरेट रही है। चाबहार पोर्ट को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट जाहिर है इंडिया ने की, और इंडिया तेल खरीदता है ईरान से। आप ये एक्सपेक्ट थोड़ी कर सकते हैं कि कोई मुल्क इस तरीके से रिस्पॉन्ड, कल को लेट सपोज क्या ईरान पाकिस्तान के ऊपर जंग कर दे क्योंकि वो बोले कि पाकिस्तान भी अमेरिका का दोस्त है। तो पाकिस्तान तो अमेरिका और ईरान दोनों का दोस्त है ना, तो इस बुनियाद पर तो नहीं फैसला करेगा ईरान। तो ये सारी बातें, और इसके साथ और भी बातें होती हैं इंडिया इंडिया के हवाले से, कि इंडिया हमारा जो इनका जो वो गया है, जो इनकी शिप गई थी एक्सरसाइजेस के लिए, और इंडिया ने उसके ऊपर देखें बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ईरान ने कहा कि भाई अगर हमें, बोला एक तो पहले इनके एम्बेसडर ने बोला कि ये बिल्कुल गुलाम बन चुके हैं। मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला इसके, ईरान के ऊपर जो बुजदिलाना हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से, और खामोश बैठे में। अगर इंडिया मुलविस हुआ हम्म। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये 6-7 मुल्कों के साथ वैसे ही ईरान जो है वो लगा हुआ है, सैंक्शन इनके ऊपर वैसे ही लगी हुई है, खोने को इनके पास कुछ नहीं है। अगर इंडिया लगा हुआ तो इसके ऊपर भी अटैक करेंगे, ये मैं आपको अच्छा। गारंटी से बता दूं। जी जी, 100% कोई भी मुल्क लगा हुआ हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। और इंडिया तो दूर दूर की बात, तुर्की बराबर में बैठा हुआ है। इतना बड़ा जो अभी बीच में हुआ है मसला, वो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है बहरहाल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जो मुल्क होगा उसको टारगेट किया जाएगा। इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, अगर ये ऐसा चलता रहा तो ईरान मजीद कितने वक्त, कितना टाइम इनके सामने रेजिस्ट कर सकेगा? देखिए ईरान दो ममालिक से वैसे जाहिरन तौर पे लड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं एक्टिव, जो यूके, जर्मनी। यूके ने तो खैर उस जब साइप्रस पे हिजबुल्लाह ने इनको अटैक किया, हुतियों ने, हिजबुल्लाह ने, तो उनकी फिर जाहिर है उनको माजरत करनी पड़ी। लेकिन ये जो सपोर्ट की भी बात है कि रशिया और चाइना भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो रशिया और चाइना ने इनडायरेक्ट सपोर्ट भले शायद दिया हो, लेकिन फिजिकल सपोर्ट शायद वो ना दें कभी भी, और डायरेक्टली वो शायद ना है इसमें। ईरान कब तक इसको खेद सकता है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर लेते हैं। देखें ईरान के पास पहले तो जो मिसाइल का स्टॉक पाइल है वो किसी को नहीं पता कि कितना है। वेरियस एस्टिमेशंस, अगर आप 10,000 15,000 मिसाइल भी लगाएं, उससे कई ज्यादा, मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, पूरे पूरे शहर बने हुए हैं यहाँ अंडरग्राउंड मिसाइल्स के, कई ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास हैं। और जो सिर्फ ना सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन्स, बल्कि इनकी जो अपनी जो दूसरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक करने की कैपेबिलिटी है, और दूसरे एक्टर्स अभी तक इसके अंदर आए हैं या नहीं आए हैं उस पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक करने की कैपेबिलिटी है, वो भी बहुत खतरनाक है। अगर आप कंपैरिजन लें, अगर ऑब्जेक्टिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज का कंपैरिजन लें, ईरान जो ड्रोन्स भेजता है यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस के ऊपर, उनके ऊपर थैड इंटरसेप्टर, जो कि टोटल उसकी वैल्यूएशन जो है वो बिलियन के करीब है सिस्टम की, जो कि तबाह भी कर दिया यूएई के अंदर ईरान ने। वो सिस्टम जब एक मिसाइल भेजता है, इंटरसेप्टर भेजता है एक मिसाइल को रोकने के लिए, लेट सपोज उसकी कॉस्ट $1.5 मिलियन है। ईरान की लेट सपोज ड्रोन की कॉस्ट $30,000 है, $20,000 है। जब ये इतना महंगा इंटरसेप्टर एक ड्रोन को टारगेट करने के लिए आता है, तो उसके अंदर नो डाउट एक एक ऐसी कॉस्ट है जो ना सिर्फ इकोनॉमिक है, बल्कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी से भी रिलेटेड है। अब लॉकहीड मार्टिन को जो टारगेट दिया हुआ है वो 1,000 इंटरसेप्टर्स का, थर्ड इंटरसेप्टर्स का टारगेट दिया हुआ है। ये 1,000 इंटरसेप्टर्स अभी तक कितने एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, ये तो आपको सामने भी पता है कि वो इतनी तेजी से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और 12 दिन की जंग में इतने एग्जॉस्ट हो गए थे इंटरसेप्टर्स के, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चंद दिनों का मेहमान रह गया था इसराइल, और इसीलिए अमेरिका ने उसको, कतर को बोल के कि प्लीज ईरान से हमारी सीजफायर कराओ, ये वाली पोजीशन में ले आए थे। अब मिसाइल्स का तो देख सकते हैं कि ये कभी भी कितना भी भेज सकते हैं, भले जितने भी मोबाइल लॉन्चर्स ये डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा,
जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को चोक करने की बात है, ये ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि वो इनडेफिनेटली चोक कर सकता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को। हाँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं समझाता हूँ। देखिए, ईरान के पास जो मिनी सबमरीन्स हैं, जो टॉर्पीडो लीज मिनी सबमरीन्स हैं, उनकी जो वो बनी ही इस मकसद से हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शैलो वाटर्स हैं, 180 फीट टू 223 फीट, इन शैलो वाटर्स के अंदर ही ऑपरेट करने के लिए ईरान ने अपनी जो सबमरीन हैं और जितना भी इनका नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरीली उसको डिजाइन इस तरीके से किया। अब यहाँ पे अगर बात आ जाती है कि अमेरिका अपनी कश्तियां भेज देता है या अपनी सबमरीन भेज देता है, लेट्स अज्यूम कि ईरान की जो हैदर कश्तियां हैं, या जो भी कामिकाजी बोट्स हैं, या जो भी स्पीड बोट्स हैं या डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो लेट सपोज अमेरिका तबाह कर देता है, हमने अज्यूम कर लिया। इनकी जो सबमरीन्स हैं, उनका अकूस्टिक सिग्नल इतना कम है कि वो विदाउट डिटेक्शन जो है वो रह सकती है पानी के अंदर। और इसके साथ साथ जो अमेरिका की सबमरीन्स हैं, वो ऑन द अदर हैंड, यूएस की सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती हैं, वो बड़ी सबमरीन्स होती हैं, उनका अकूस्टिक सिग्नल भी ज्यादा होता है, और वो इन शैलो वाटर्स के अंदर मनूवर नहीं कर सकती। दो ऐसे वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं जहां पे यूएस ने कोशिश की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर एक्टिविटी करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यूएस को पता चल गया कि इनकी सबमरीन जो है वो क्रैश हो गई थी, उनके साथ हादसात हो गए थे। अब सवाल ये सिर्फ नहीं है कि ईरान की ये दो फ्रंटल असॉल्ट्स मिलिटरीली और नेवी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर कितना एंगेज कर सकते हैं। जो इनका बाबल मंदब है, रेड सी है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो खुला नहीं है। हम्म। लोग अस्यूम करते थे कि ना सिर्फ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक नहीं कर सकता, जबकि 4 दिन से एक तेल की बूंद भी नहीं जाने दी, बल्कि लोग ये भी अस्यूम करते थे कि हिजबुल्लाह कंप्लीटली इनकैपेसिटेट हो गई है। अब हमने देखा कि हिजबुल्लाह जो इतने टाइम से छुपी हुई थी, खामोश थी, और सईद हसन नसरुल्लाह के जाने के बाद जिसको कहा जा रहा था कि वो खत्म हो गई, अब हमने देखा कि वो चुन चुन के इसराइल के अड्डों के ऊपर हमले कर रहे हैं, और ना सिर्फ चुन चुन के फिजाई हमले कर रहे हैं रॉकेट्स के थ्रू, बल्कि ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है कि वो बाकायदा टैंक्स को और जो इजरायली फौज है उसको इंगेज कर रहे हैं बड़े इफेक्टिवली। तो हिजबुल्लाह का एक चैप्टर है, अल सवारिया, बदर, हशदल शाबी, पीएमयू के ग्रुप्स हैं इराक के अंदर, जिनको सारे ग्रुप्स को ईरान ने अभी तक मोबिलाइज नहीं किया है। वो बहुत खतरनाक वो बहुत खतरनाक एक इराक के अंदर जो फोर्सेस हैं ईरान की, वो बहुत खतरनाक डैमेज ग्राउंड लेवल पे कर सकती हैं, पर्टिकुलरली वो जो कुर्दिश फोर्सेस को एंगेज करने की बात हो रही है उनकी तरफ से। और साथ ही साथ हूती अगर इस गेम में आ जाते हैं तो हूती गेम चेंज कर देंगे। अच्छा। हूती कैसे गेम चेंज करेंगे? जी, हूती कैसे गेम चेंज करेंगे? हूतियों ने 2 साल तक अमेरिका को नाच नचा के रखा। कहते हैं ना, चूटी भी अगर हाथी के कान में चली जाए तो वो उसको नचाती है, बिल्कुल उसी तरीके से हूतीस ने 2023 से लेकर 2025 तक यूएस की और इसराइल की जो वेसल्स थी उनको तबाह करना शुरू किया बाबल मंदब के अंदर। और फिर जब बाबल मंदब के अंदर इन्होंने तबाह करना शुरू किया, यूएस के 170 के करीब वेसल्स को इन्होंने निशाना बनाया, तो इलियाद का जो पोर्ट था वो बैंकरप्ट हो गया, और यूएस ने बाकायदा सीज फायर की डील की इसके साथ कि सर हम आपको नहीं मारेंगे, हाथ जोड़ के उन्होंने कहा हम आपको नहीं मारेंगे, आप हमें नहीं मारेंगे। ये अच्छा। हूती जो बैठे हुए हैं 20 साल से ये मिसाइलें सिर्फ जमा कर रहे हैं ईरान से, 20 साल असला हूतियों को गया है और ये मिसाइलें जमा हुई हैं। अब मुझे आप ये बताएं, अगर हूती इंगेज करते हैं और बाबल मंदब को क्लोज कर देते हैं, 18 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं सऊदी अरेबिया के बाबल मंदब के अंदर, रेड सी के अंदर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी चोक हुआ हुआ है। तो और 12% ग्लोबल ट्रेड जो है वो किया जाता है रेड सी से, और 30% ग्लोबल ट्रैफिक वहां से गुजरती है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये दोनों चीजें जब चोक कर देंगे तो पहले कौन सबमिट करेगा? सवाल ये रिलेटिव कैपेसिटी में, चले मान लिया ईरान नहीं खेल सकता इस जंग को 1 साल से ज्यादा, या चले 6 महीने से ज्यादा, सवाल ये कि या क्या ये अरब ममालिक जिन्होंने जो है यूएस को बेसिस दिए हुए हैं, जो बादशाहत में अपनी रह रहे हैं, क्या इनके अंदर बर्दाश्त की कुवत है? जो मिसाइलें आज उनके ऊपर लग रही हैं, इनकी तो 90% पॉपुलेशन दुबई की अपनी नहीं है, वो तो बाहर की है। क्या इनके अंदर ये कुवत है कि वो सस्टेन कर सके? क्या इसराइल और यूएस की ये कुवत है कि वो सस्टेन कर सके इस ब्लॉकेट को या इस डैमेज को जो उनको फेस करना पड़ रहा है? ईरान कहता है और ईरानी कहते हैं कि हमारी जो इनकलाब आया वो आया ही इस वजह से है ताकि हम शैताने बुजुर्ग जो कि अमेरिका है और शैताने कुचिक जो इसराइल है उसको हम शिकस्त दे सके। और ग्राउंड फोर्सेस, लेट सपोज अगर वो कह देते हैं कि ग्राउंड फोर्सेस को हम भेज रहे हैं, एक और पहलू हो सकता है ना इसका, तो ग्राउंड फोर्सेस के लिए तो बाकायदा लोग दुआएं मांग रहे हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स यहां पे आए। ये जो बर्गर किंग खाने वाले और एसी में रहने वाले सोल्जर्स हैं, जो इन्होंने जेरल्ड आर फोर्ट के अंदर टॉयलेट्स के अंदर टी शर्टें डाल डाल के उसको ऐसा उसका हशर किया कि उनको वापस जाना पड़े,
वो दुआएं कर रहे हैं कि ये यहाँ पे आए और इनके साथ बदला लिया जाए, क्योंकि जो गुस्सा इनकी आंखों के अंदर चला गया है, और जो पूरा दिन ये रोजे के अंदर मिसाइलों को रीलोड कर रहे होते हैं, ये चाहते हैं कि ये बदला लें ग्राउंड पे इन अमेरिकन सोल्जर्स के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की जितनी भी क्वांटिटी हो या एटम बम भी हो, वो अवामी जज्बे को एक हुजूम, एक जो नेशनल सेंटिमेंट और नेशनल अग्रेशन जो रख के बैठे हुए ईरानी, उसको काउंटर कर सकता है। क्योंकि फोर्सेस में नो डाउट ईरान ज्यादा है अमेरिका से, ये भी मैं बता दूं, अभी अच्छा, पता नहीं है, लेकिन जब आएगा तब पता चलेगा। 20 साल तो इन्होंने अफगानिस्तान में मार खाई है, वियतनाम में 20 साल मार खाई है, तो ये क्या कर लेंगे ईरान आके? मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हरमुज चौक किया, तो यहाँ पर पाकिस्तान में 55 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हो गया, तो आगे आप हमसे क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? नहीं नहीं सर, आप ले लें, आप ईरान से तेल लें, मैं तो बड़ा अच्छा मौका है, आप ईरान से तेल लें, आए आप। मजबूरियां हैं, हमारी मजबूरियां देखें। ये जो बातें हैं ना कि हमारी मजबूरियां हैं, ये तो मजबूरियां जाहिर है, फिर तो हक, फिर और इंसाफ और हक की बात फिर कहाँ चली गई? क्लियर है ना, रेड एंड ब्लैक एंड व्हाइट है कि कौन इस जंग में सही है कौन गलत है। और अमेरिका ने ना सिर्फ ईरान के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर, पूरी दुनिया में जो फसाद मचा रखा है। और उसके अलावा रजा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, भले पेट्रोल लेट सपोज 300 रुपये और बढ़ जाए, सपोज कर लिया, क्या ये कॉज ज्यादा बड़ी है या ये कॉज ज्यादा बड़ी है कि इसराइल पाकिस्तान के बराबर में आके बैठ जाए? इस बात का जवाब दे दें, मैं जो है ना वो सबमिट कर दूंगा आपके आर्ग्यूमेंट के ऊपर। अच्छा, जॉन भाई, एक चीज जो शायद लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान में रिजीम चेंज करने की अमेरिका ने कोशिश की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सैयद अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया। ये कोशिश की जो अभी तक तो कामयाब नहीं हुई है। लेकिन इसकी जगह हम एक और जगह देख रहे हैं, वो है बहरेन, जहां 60%, कम अज कम कह लें तो 60% शिया पॉपुलेशन है। क्या हम वहां देख रहे हैं कि ईरान की रिजीम चेंज से पहले बहरेन में रिजीम चेंज हो सकता है? इंफॉर्मेशन तो वहां से लीक नहीं हो रही, लेकिन शदीद लड़ाई बहरेनी कर रहे हैं इस वक्त अपनी हुकूमत, जो उनकी बादशाहत है उसके खिलाफ। और वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंगली, जो मेरे ख्याल में हो सकता है कि ईरान के रिजीम चेंज के ख्वाब ये लेके बैठे हुए थे, और कहीं ऐसा ना हो कि बहरीन के अंदर रिजीम चेंज हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इतना सा तो बहरीन है, एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है बहरीन को सऊदी अरब के साथ। अगर इस ब्रिज को उड़ा दिया गया, तो बहरीन जो है वो इन मतलब इनकम्युनिकाडो में चला जाएगा सऊदी अरब की तरफ से, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो फिर किस तरीके से सपोर्ट मेंटेन कर पाएगी? उनकी उनकी जो मोनार्की है वो तो वैसे भी बहुत फ्रेजाइल है, और अभी गुस्से के अंदर अगर बहरीनी उठ गए, तो बिल्कुल इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि वहां पर रिजीम चेंज हो सकता है। कोट अनकोट रिजीम चेंज तो नहीं होगा, लेकिन रेवोल्यूशन, क्योंकि लोग तो ऑपरेस्ट हैं वहां पे, तो रेवोल्यूशन वहां पे आ सकती है। बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा, एक बहस ये भी हो रही है और होती है, यहाँ तक कि अमेरिकन कोई वजीर है उन्होंने भी कहा कि ईरान जो है वो सुन्नी मजहब को ख़त्म करके, सुन्नी इस्लाम ख़त्म करके शिया इस्लाम नाफिज करना चाहता है। इसी तरह की एक बहस पाकिस्तान में भी होती है कि ईरान ने तो सीरिया में लाखों मुसलमानों का कत्ल करवाया। देखें, ये बड़ी आगे दुनिया चली गई है, और सुन्नी शिया को डिवाइड करने के लिए आयतुल्लाह खामनाई साहब ने हमेशा बोला कि हाथ बांध के नमाज पढ़ो, हाथ खोल के नमाज पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस जो है वो नहीं होने चाहिए मुसलमानों के अंदर। और ये जो कहते हैं लोग कि सुन्नी मार रहा है ईरान, आप मुझे बताएं, हमास क्या शिया है? क्या फलस्तीनी शिया हैं? ये तो शिया नहीं है। ईरान ने उनको जबकि सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। और सीरिया की अगर मैं बात करूं, बहुत सारा प्रोपागेंडा इसके अंदर होता है कि हिजबुल्लाह ने सुन्नियों का मैसेकर किया। आप मुझे एक ऑथेंटिक रेफरेंस बता दें कि कहां पे ऐसा है कि सुन्नियों का मैसेकर हो रहा है। हाँ, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जब ये सारा मामला चल रहा था दाइश का और अल नुसरा का, अल कायदा का, जब ये ग्रुप्स थे एक्टिवेटेड, पहले तो यहाँ पे सीरियन और लेबनीज बॉर्डर के ऊपर एक थ्रेट मेंटेन हो गई कि यहां से इन्फिल्ट्रेट करके पूरा एरिया जो है वो कैप्चर किया जाएगा। बाय द वे, सीआईए की तरफ से अल कायदा और अल नुसरा और आईसिस, ये सारे ग्रुप जो हैं, मुख्तलिफ एनालिस्ट कहते हैं कि इनको खुद बनाया। और जुलानी जो इस वक्त प्रेसिडेंट बना हुआ है, इसको किसने भेजा वहां सीरिया के अंदर? अबू बकर अल बगदादी ने। उसने वहां पे अलकायदा का पहले मेंबर था, हयात तहरीर अल शाम इसने बनाई, और सॉरी अल नुसरा फ्रंट बनाई उसने पहले, और फिर हयात तहरीर अल शाम को उसको ब्यूटीफुली जो है प्रेजेंट करके दे दिया। हिजबुल्लाह जिन गांव के अंदर लड़ रही थी, अगर आप लोकेशंस देखें कि हिजबुल्लाह ने किन किन बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया और हिजबुल्लाह किन किन जगहों में लड़ रही थी, तो आपको नजर आएगा कि प्रिडोमिनेटली हिजबुल्लाह की जो फाइट थी वो लेबनीज बॉर्डर के करीब जो शिया जो विलेजेस हैं, जिनके ऊपर कांस्टेंट आइसिस दाइश के अटैक्स का थ्रेट था, उनके अंदर लड़ रही थी। और डेमास्कस के अंदर सिर्फ और सिर्फ
हजरत जैनब के रोजे के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए वो आई भी थी। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि सुन्नी लोगों का मैसेकर हुआ। बशार अल असद तो खुद भी हाथ बंद करके नमाज पढ़ता था। तो होता है ना, अलावी, कुछ लोग कहते हैं अलावी और शियों में भी अपने आपस में डिफरेंस है, जैदी और शियों में भी आपस में डिफरेंस है। ये सारी बातें सिर्फ की जाती हैं ताकि मुसलमान उम्मा डिवाइडेड हो। अगर ईरान को होता कि उनको सुन्नियों का मैसेकर करना है तो वो कभी भी हमास या हिजबुल्लाह का सपोर्ट नहीं करते। हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह तो चले शिया है, मान लिया, लेकिन जो इराक है उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो सुन्नी हैं। अल बदर ग्रुप के अंदर काफी सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सुन्नियों की है। और दूसरे जो ग्रुप्स हैं इराक के अंदर वो भी काफी सारी उनके अंदर मिक्स आपको नजर आता है सुन्नी और शिया का। तो हिजबुल्लाह को, अगर हिजबुल्लाह ना जाती लड़ने के लिए सीरिया के अंदर, तो जाहिर सी बात है आज पूरे जो रीजन है, पूरे रीजन के अंदर दाइश जो है वो बैठ के रूल कर रही होती। तो दाइश को किसने रोका आने से? ईरान ने रोका, हिजबुल्लाह ने रोका। ये सारी बातें डिवाइड करने के लिए होती हैं, और आपको नजर आएगा कुछ दिनों में सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर और नेशनलिस्टिक लाइंस के ऊपर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। मदीना मुनव्वरा को बचाने के लिए लोग कहेंगे कि हमें आना है इस जंग के अंदर, जबकि ये जो अरबी बैठे हुए हैं जिन्होंने शराब अड्डे खोले हुए हैं, कॉन्सर्ट कराते हैं वहां पे, ये कस्टोडियन है मदीना मुनव्वरा के, ये प्रोटेक्ट करेंगे? ये तो अपनी बादशाहत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सबको पता है। अच्छा, एक चीज और आ रही है सामने, जो ईरान के अंदर जो कि एक इंटेलिजेंस फेलियर है, आपने बताया, और वैसे भी आर्टिकल आया था कि कैमरे हैक किए गए, मोबाइल हैक किए गए। एक और इसमें सिक्योरिटी फेलियर जो सामने आ रहा है वो ये कि जनरल कानी, उनका नाम बहुत आ रहा है कि जनरल कानी जो हैं वो शायद कोई जासूस थे, उनको पकड़ लिया गया, उनको मार दिया गया। तो जनरल कानी कौन है और इस वक्त वो कहाँ है, और जितनी भी उनसे मुतालिक स्पेकुलेशंस हैं उनकी सच्चाई क्या है? देखें, जनरल कानी जो है वो ब्रिगेडियर जनरल हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको देखना है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स की जो कुद फोर्स है जिसके वो कमांडर हैं, हम्म। और जो अर्तिश है, जो आर्मी है ईरान की, उसके बीच में फर्क है। ईरान के सिस्टम के अंदर दोनों अफवाज जो हैं वो पैरेलल चलती हैं। आईआरजीसी एक जगह है और आर्मी एक जगह है। एक सुप्रीम लीडर के अंडर आती है, एक जो है वो प्रेसिडेंशियल पावर्स के अंडर आती है। जनरल कानी के ऊपर लोग जो कहते हैं कि जनरल कानी जो है वो जासूस थे, और क्यों कहते हैं वो, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो सरवाइव किए। तो सबसे बड़ा जासूस दुनिया का इस लॉजिक के हवाले से तो फिडेल कास्ट्रो है। फिडेल कास्ट्रो के ऊपर 90 से ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट सीआईए ने करवाए और हर दफा वो बच के चला गया। तो जाहिर सी बात है, कभी कभार मैं किस्मत कहूंगा कि उसकी किस्मत है वाकई। और देखिए, सिर्फ किस्मत ही नहीं है बल्कि प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट होते हैं। जनरल कानी के जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, जैसे एक जहाज में आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को नहीं बिठाते, वैसे ही एक जगह के ऊपर आप लीडरशिप मुख्तलिफ जगहों की जमा नहीं करते, स्पेशली ईरान जैसी जगह पे। जो वो कह रहे हैं कि हमने 46 लीडर्स जो हैं वो, जो भी उनका जो भी मामला था, कुछ लीडरान थे, अली शाम खानी वहां पे थे, और जो पाकपुर थे वो भी वहां पे थे, लेकिन जनरल कानी वहां पे नहीं थे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कुछ फोर्स के लिए डिफरेंट होती है। और जाहिर सी बात है, ये बातें अगर ऐसी होती कि जनरल कानी कोई बागी होते तो कू का अटेम्प्ट होता ईरान के अंदर, या ईरान के अंदर लेट सपोज रिस्पांस कम होता, ईरान ने तो फौरन से ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। और ये जो जनरल कानी की जो, जाहिर है, इनकी जो फोर्सेस हैं, इनके लिए बड़ा आसान था कि ये कंट्रोल ले लेते पूरे ईरान का। आईआरजीसी बहरहाल एक बहुत बड़ी एक ताकत है। तो नहीं हुआ ऐसा। आप देख रहे हैं कि अभी भी सुप्रीम लीडर का इलेक्शन जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और ऐसे कोई बात नहीं है कि जनरल कानी ने कोई धोखा दिया हो या उनको कोई पकड़ लिया हो या उनको अरेस्ट कर लिया हो। अगर मतलब इसमें कोई सारी स्पेकुलेशन, कोई खबर ईरान से हमें नहीं मौसूल हो रही तो दुनिया भर के लोगों को कैसे मौसूल होगी? जनरल कानी अभी इस वक्त अपनी लोकेशन तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना कि वो कहाँ बैठे में। तो जाहिर सी बात है, कहा ही जा रहा है कि अभी जो जवान लड़ रहे हैं वो लड़ ही इन जनरल कानी की डायरेक्शंस पे, हो सकता है कि वो जो लड़ रहे हैं वो जनरल कानी की डायरेक्शन पे लड़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, ईरान अमेरिका की जंग को लेकर कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि ईरान वो मुल्क था जो इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराने में अमेरिका के साथ खड़ा था। तो आज अरब ममालिक क्यों ईरान के साथ खड़े हों फिर? वो भी तो, सद्दाम देखें, बात हुसैन भी सारी है, तो मुसलमान था ना। ये भी एक नया चैप्टर चले हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशन टिम्बर सिकमोर, आप जरा पढ़िएगा जाके। देखें, ये जो अपने इनके ग्रुप्स थे, अपनी जो इन्होंने बिठाए हुए थे, सद्दाम के साथ ईरान की बिल्कुल नहीं बनी, जाहिर सी बात है, जंग की उसने, और ईरान को खुशी भी हुई कि अमेरिका ने चलो उसको हटा दिया। लेकिन सद्दाम कोई इस्लाम के लिए खड़ा हुआ था? सद्दाम क्या मुसलमानों के लिए खड़ा हुआ था?
सद्दाम वो जालिम है जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 5-6 लाख लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं दोनों साइड्स पे, ईरान में भी और इराक में भी। उसने बिला वजह हमला जो है वो किया ईरान के ऊपर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एल्जीयर्स अकॉर्ड, जो आपको पता है कि कुछ है, शत्तल अरब का रीजन है और ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है, उसको लगा कि भाई ईरान कमजोर पोजीशन में, मैं अटैक कर देता हूँ। कुवैत के अंदर भी उसने इसी वजह से इन्वेजन की। तो ये बातें बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि ईरान ने उनको इंटेलिजेंस या रिकॉनेसेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया अमेरिकन को। और ये लॉजिक, सद्दाम वाली लॉजिक, आयतुल्ला खामनाई, सद्दाम जिसको जो छुपा हुआ था इतनी देर से अंदर, जिसको निकाला जिस तरीके से, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते आयतुल्ला खामनाई से। ये एक सद्दाम किसी रिलीजियस फ्रंट के लिए नहीं लड़ रहा था, सद्दाम अपनी डिक्टेटरशिप के लिए लड़ रहा था। और ईरान कहता भी नहीं है कि आप सपोर्ट करें हमें, आ जाएं, आप फ्रंट लाइन पे आ जाएं, ये तो हमारे सेंटिमेंट्स हैं। ईरान ने तो सबको बोला भाई कि भाई हमें कोई जरूरत नहीं है, ईरान का तो बयान आया है कि हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की फिजिकल एंट्री की या सपोर्ट की। ठीक है, अच्छी बात है जो जो कर रहे हैं कंडेम, क्योंकि गलत हो रहा है। सद्दाम के साथ क्या वहां पे दो गलत चीजों में चॉइस करनी थी आपको, यहां पे आपको सही और गलत के बीच में फैसला करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है रजा भाई, जो हमें करनी चाहिए दोनों केसेस के अंदर। और ये जो बातें बोली जाती हैं कि सद्दाम की जो सपोर्ट है, भाई सपोर्ट तो सारा अरबों ने दिया था सद्दाम के खिलाफ। आप मुझे ये बताएं, ऑपरेशन फ्रीडम का बेस हेडक्वार्टर्स क्या था? प्रिंस सुल्तान एयरबेस हेडक्वार्टर्स था सद्दाम के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए। ईरान का तो कोई इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं सद्दाम के, जो भी सद्दाम की हुकूमत को हटाने के लिए किया। तो ये सारे अरब ममालिक ही थे जिन्होंने उस वक्त भी अमेरिका का साथ दिया और इस वक्त भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका की ये जो जंग है, इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको? क्या वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं शुरू हो जाएगी आगे जाकर? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है, बिल्कुल हमें इसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखें, यहाँ पे बिल्कुल ईरान अकेला खड़ा हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये प्रेशर बढ़ेगा और जो सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रही है, और अभी कुछ सिस्टम्स हैं जो कोरिया से थर्ड इंटरसेप्टर्स जो मूव किए हैं इन्होंने, चाइना की भी नजरें साउथ चाइना सी के ऊपर थी काफी टाइम से, ऑल्दो वो नॉन कन्फ्रंटेशनल रहे हैं, और यूक्रेन और रशिया की जंग ऑलरेडी चल रही है। तो हो सकता है कि कोई मेल मिलाप आपको मजबूरी के तहत नजर आ जाए, हो भी सकता है बिल्कुल, और हो सकता है कि जंप इन कर जाएं मुल्क। इसलिए नहीं क्योंकि उनको कोई ईरान की बड़ी परवाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी अपनी सर्वाइवल इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि ईरान सर्वाइव करता है या नहीं करता। तो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, और वर्ल्ड वॉर 3 भले स्टार्ट हो या ना हो, ये इसराइल की खत्म होने की शुरुआत है। ये जो जंग हुई है, ये इसराइल की खत्म होने की शुरुआत है, और ये इसराइल जो है, मुझे नहीं लगता ज्यादा देर तक एग्जिस्ट कर पाएगा इस जंग के बाद। अच्छा जॉन भाई, ये बताएं कि इस वक्त ईरान पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचता है? जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टांस है, उसको लेकर ईरान की क्या अप्रोच है, क्या सोच है? देखें, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात सब बहुत अच्छे, सिक्योरिटी लेवल पे, रीजनल लेवल पे। पाकिस्तान और ईरान ने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा भी किया, अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी बयान दिया। सिर्फ रशिया और चाइना और पाकिस्तान, तीन ऐसे मुल्क हैं जिनका शुक्रिया अदा खुल के किया ईरान ने। और पिछली जंग में भी जो है वो सपोर्ट पाकिस्तान का रहा। और इस दफा भी भले जो भी अमेरिका का प्रेशर हो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी बड़ी बेहतरीन तरीके से, जिस जिस दायरे में रह के जाहिर है वो कर सकता है, वो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो, ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है। लेकिन जिस तरीके से उसने साफ एक क्लियर जो है वो जो सपोर्ट है पॉलिटिकल लेवल पे एटलीस्ट वो शो किया, और जो कंडेम किया आयतुल्ला खामनाई की जो शहादत थी उसके ऊपर, और अवामी सेंटिमेंट जिस तरीके से चल रहा है, तो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस इस वक्त पीक पॉइंट पे हैं, और ये रिलेशंस और अच्छे होने के चांसेस भी हैं और होंगे भी मेरे ख्याल में। बस ये है कि थोड़ी सी जाहिर है पाकिस्तान के हवाले से जो बोर्ड ऑफ पीस है, और जो दूसरी जाहिर है क्लियर एक जो ईरान की जंग के हवाले से क्लियर एक स्टांस रखना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, वो उसकी स्ट्रेटेजिक मजबूरी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इतना किया है तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, नॉर्मल ईरानी भी अप्रिशिएट करते हैं, ऑफिशियल्स भी अप्रिशिएट करते हैं। हर जगह पाकिस्तान का नाम, हर जगह। दूसरा, अगर कोई सपोर्टर है ईरान का, रशिया चाइना भी छोड़ दें आप, अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो वो पाकिस्तान है मेरी नजर में। भले भले जो भी डिफरेंसेस जो है वो लोग लेके आए कि पॉलिटिकल लीडरशिप जैसी भी है, जो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन भाई। हालात तो आपने सुन लिए कि ईरान में इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, और ईरान अमेरिका के साथ इस जंग को कितना अरसा तवील कर सकता है। बात अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की नहीं, क्योंकि इस जंग की वजह से आज पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पर खड़ी है।